राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज भारत के दो पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह को मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। इनके साथ भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भी मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान दिवस के मौके पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी और कहा कि विकसित व आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में इस मरुधर प्रदेश की भूमिका बेहद अहम रहने वाली है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली शराब नीति मामले में सरकारी गवाह बने राघव मुगुंता रेड्डी के पिता को लोकसभा उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतारने के भाजपा सहयोगी टीडीपी के कदम पर सवाल उठाए। उत्तर भारत के राज्यों में गर्मी ने दस्तक दे दी है। हालांकि शुक्रवार को हुई बारिश से मौसम गुलजार हुआ। इस बीच मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत में 30 से 31 मार्च तक गरज के साथ बारिश और हिमालय क्षेत्रों में भारी वर्षा की संभावना जताई है। मथुरा लोकसभा सीट से अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर विजेंद्र सिंह को कांग्रेस ने टिकट देकर चुनावी मुकाबला काफी रोमांचक बना दिया है। यहाँ 2 बार की सांसद हेमा मालिनी से बॉक्सर विजेंद्र सिंह की सीधी टक्कर होगी। आम आदमी पार्टी के एक और नेता की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। दिल्ली शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को समन जारी किया है। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले और जनजातीय इलाके में शनिवार को बर्फबारी हुई, जबकि निचले तथा मध्य पहाड़ी क्षेत्रों में रुक रुक कर ओलावृष्टि और बारिश हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को उत्तर प्रदेश में अपने लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत मेरठ में एक रैली से करेंगे, जहां भाजपा ने टीवी धारावाहिक रामायण से मशहूर हुए अभिनेता अरुण गोविल को अपना उम्मीदवार बनाया है। पश्चिमी विक्षोभ के असर के चलते राजस्थान के कई हिस्सों में बीते 24 घंटों में हल्की बारिश दर्ज की गई और अधिकतम तापमान में गिरावट आई है। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत सरकार द्वारा चयनित हस्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। इस दौरान राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर, कृषि वैज्ञानिक, हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न से सम्मानित किया। आपको बता दें कि इन सभी हस्तियों को मरणोपरांत ये सम्मान दिया जा रहा है। आज के अलंकरण समारोह का आयोजन भारत रत्न प्रदान करने के लिए किया गया है। सर्वप्रथम श्री पीवी नरसिंह राव, मरणोपरांत उनके पुत्र श्री पीवी प्रभाकर राव। चौधरी चरण सिंह, मरणोपरांत उनके पौत्र श्री जयंत चौधरी। डॉक्टर मनकोम्बु सांबशिवन स्वामीनाथन, मरणोपरांत उनकी पुत्री डॉक्टर नित्या राव। श्री कर्पूरी ठाकुर, मरणोपरांत उनके पुत्र श्री रामनाथ ठाकुर।
जनपद अमरोहा में आयोजित प्रबुद्ध जन सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी ने प्रतिभाग किया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने ऐतिहासिक वासुदेव तीर्थ का नाम लेते हुए जिले की माटी को नमन किया। उन्होंने कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव घोषित हो चुका है और पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन संपन्न हो चुके हैं। वहीं दूसरे चरण के लिए मतदान के लिए नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है। इसके साथ ही सीएम योगी ने अमरोहा की जनता से बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट की अपील की। बहनों और भाइयों, 2024 का लोकसभा का चुनाव घोषित हो चुका है। पहले चरण के जैसे ही नामांकन की प्रक्रिया पूरी हुई तब मतदान की तैयारी हो रही है, तो दूसरे चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। उन स्थितियों में कि चुनाव के दिन मतदान का प्रतिशत अच्छा रहे, लोकतंत्र के प्रति हम जन सामान्य को जागरूक कर सके और अपने लोकतांत्रिक अधिकार का सही इस्तेमाल कर सके, इसके लिए मैं अमरोहा जनपद के आप सभी प्रबुद्ध जनों के सामने आया हूं आपका आह्वान करने के लिए। देखिए, एक वोट कैसे आपके लिए पहचान का संकट खड़ा कर सकता है और एक वोट कैसे देश की तकदीर और तस्वीर को बदल कर रख सकता है, ये आपके सामने है। हर नौजवान के हाथ को कार्य, हर अन्नदाता किसान के खेत को पानी, हर व्यापारी की सुरक्षा, हर महिला को स्वावलंबन का कार्य, बिना भेदभाव के सिचुएशन के 100% लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आज देश के अंदर एक ही आवाज उठ रही है और वो आवाज है पूरे देश के अंदर कि बड़े फैसले कर रहे हैं इंतजार। इस बार 400 पार करने के लिए अमरोहा भी हमें चाहिए। और याद रखना, विकास के कार्यक्रमों को जिस प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाया गया है आपके सामने है। हमें देश के लिए सोचना है, हमें आने वाली पीढ़ी के लिए सोचना है, एक विकसित भारत के बारे में सोचना है और वह कार्य केवल मोदी जी के नेतृत्व में संभव हो सकता है। विकसित उत्तर प्रदेश के लिए अमरोहा को विकसित करना पड़ेगा। अमरोहा रायपुर विकसित होगा तो उत्तर प्रदेश विकसित स्वयं हो जाएगा और विकसित करने के लिए एक जैसी सरकार केंद्र में, राज्य में और अमरोहा में भी उसी प्रकार का सांसद होना चाहिए। 26 अप्रैल को यहां चुनाव है। एक एक मतदाता के घर में जाकर के कमल चुनाव चिन्ह पर चौधरी कंवर सिंह तंवर के लिए भारी बहुमत की अपील करेंगे। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। सीएम साय ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा क्षेत्र में बूथ विजय अभियान की शुरुआत की गई है। वहीं सीएम साय ने 19 अप्रैल को होने वाले चुनाव में जनता से बीजेपी को वोट देने की अपील की। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और पीएम मोदी के नेतृत्व में दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है। इसके साथ ही सीएम ने पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने की भी अपील की। और आज के इस कार्यकर्ता सम्मेलन में कोंडागांव विधानसभा के एक एक बूथ, मंडल, शक्ति केंद्र से आए हुए हमारे सभी देवतुल्य कार्यकर्ता भाई और बहनों, मुख्यमंत्री का दायित्व संभालने के बाद मैं दूसरी बार आप लोगों के बीच में उपस्थित हूं। इसके पहले जंगल यात्रा में हम आए थे, श्री केदार कश्यप जी हमारे वन जल संसाधन मंत्री के साथ में, और उस दिन तेंदू पत्ता का कीमत 5,500 रुपया प्रति मानक बोरा की घोषणा किए थे। आज दूसरी बार इस कार्यकर्ता सम्मेलन में आप लोगों के बीच में उपस्थित हूं। आप सब लोगों ने बड़ा आत्मीय स्वागत किया है, इसके लिए आप सभी देवतुल्य कार्यकर्ता भाई बहनों के अत्यंत आभारी हैं। और आप लोगों का भी आज के इस कार्यकर्ता सम्मेलन में हृदय से अभिनंदन है, स्वागत है। हम लोगों को आने में आज थोड़ी देरी हुई है। आज छत्तीसगढ़ में 90 के 90 विधानसभा क्षेत्र में बूथ विजय अभियान का शुभारंभ किए हैं और आज जिस आशय से हम लोग आए हैं आप लोगों के बीच में, आप लोगों को मालूम है, आज आप सभी कार्यकर्ताओं से ये आग्रह करने आए हैं
कि आने वाला 19 अप्रैल को आप सब लोगों को सांसद चुनना है। बस्तर लोकसभा का ये चुनाव प्रथम चरण में ही 19 अप्रैल को संपन्न होगा और ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। आप सब लोगों को चुनाव जिताने का अनुभव है। हर चुनाव में आप लोग मतदाताओं के बीच में जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए कमल छाप में वोट मांगते हैं। विधानसभा का चुनाव हम लोग भारी मतों से जीते हैं, 54 सीट और 46% से ज्यादा वोट लेके। तो एक इंजन हम लोगों का छत्तीसगढ़ का ठीक हो गया है। 10 साल हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, जिनके कारण पूरे दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान पूरे दुनिया में बढ़ रहा है। आज उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। क्या 10 वर्षों में सबके लिए चिंता आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। और डबल इंजन की सरकार रहेगी तो छत्तीसगढ़ का तेजी से विकास होगा। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री तो बन रहे हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता, लेकिन बस्तर लोकसभा भी उसमें सहयोगी हो। आप लोग भी एक सांसद जिता के मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में सहभागी हो, ये आग्रह करने आप लोगों से आए हैं। आप सभी लोगों से आग्रह है कि आप सभी लोग अपने को महेश कश्यप माने। अब ज्यादा दिन नहीं है, 17-18 दिन है। 19 तारीख को मतदान होना है, एक दिन पहले चुनाव प्रचार बंद हो जाता है। अब प्रत्याशी कितनों भी चाहे तो हर गांव, हर मोहल्ला, हर घर नहीं पहुंच सकता है। इतना बड़ा लोकसभा का क्षेत्र हो जाता है। तो आप सबसे आग्रह होगा कार्यकर्ता भाई बहनों से कि सब आप लोग मतदाताओं के बीच में जाइए, अपने को महेश कश्यप मानते हुए, और सरकार की योजनाओं को बताइए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो 10 वर्षों में सबके लिए काम किया है उसको बताइए। और मोदी की गारंटी में विश्वास करके जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर यहां छत्तीसगढ़ में भी सरकार बनाए हैं, तो ये 3 महीना में 100 दिन में हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार ने जो किया है उसको भी उनको याद दिलाइए। और आने वाले 19 अप्रैल को आप सब लोग भारतीय जनता पार्टी के कमल छाप में बटन दबवा के और अपना वोट भी बटन दबा के और हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी महेश कश्यप को भारी मतों से जिता के दिल्ली सांसद के रूप में भेजेंगे और नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में भी आप सभी लोगों का सहयोग होगा। यही प्रार्थना आज सभी कार्यकर्ताओं से करने आए थे। और पुनः एक बार आप लोगों का अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जोधपुर में विशाल नामांकन जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि पीएम मोदी ने 2014 के बाद देश में परिवर्तन लाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी द्वारा शुरू की गई गरीब कल्याण की योजनाओं का लाभ सीधे जनता को मिल रहा है। वहीं किसानों के उत्थान के लिए भी कई योजनाएं बनाई गई हैं। सीएम ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में आज दुनिया में देश का सम्मान बढ़ा है। इसके साथ ही सीएम ने जनता से बीजेपी को वोट देने की भी अपील की। मित्रों, आपने देखा होगा कि माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद देश के अंदर जो परिवर्तन लाने का काम किया है, मैं आपको 2014 से पहले ले जाना चाहता हूं, क्योंकि 2014 से पहले जिन युवाओं की उम्र 8 साल और 10 साल थी, वो आज वोट देने के हकदारी हो गए हैं और वो 22 साल, 23 साल और 24 साल की उम्र उनकी हो गई है। जो 30 साल से ऊपर, 35 साल से ऊपर के जो व्यक्ति हैं वो तो जानते हैं कि 2014 से पहले इस देश की स्थिति क्या थी।
लेकिन उन युवाओं को भी बताना आवश्यक है जिन्होंने 2000 पहले की इस देश की तस्वीर नहीं देखी थी। 2014 से पहले इस देश के अंदर जिस तरह से भ्रष्टाचार होता था, भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा होती थी। कोई भी काम ऐसा नहीं था जिसमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ हो। कोई भी ऐसा कांड नहीं जो भ्रष्टाचार में लाखों करोड़ों से कम हुआ हो। देश के जो लोग, देश के राष्ट्रवादी लोग जो देश के बारे में विचार करते थे, उनके मन में ये पीड़ा होती थी कि आखिर इस देश का क्या होगा। आज की स्थिति का आप लोगों को आंकलन करना होगा, आंकलन करना होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर किसानों के बारे में सोचा तो 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोचा है। अगर किसानों का फायदा देने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण की योजना है। अगर उनकी एक एक योजनाएं आप देखेंगे, महिलाओं की योजनाएं देखेंगे, युवाओं की योजना देखेंगे, तो आप कहेंगे कि देश में 2014 के बाद परिवर्तन की स्थिति हुई है। आज देश का स्वाभिमान, देश का सम्मान और किसान का उत्थान अगर किसी ने किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैं कहना चाहता हूं, हमारी सरकार को आज 3 महीने और कुछ दिन हुए हैं। हमें 90 दिन काम करने का मौका मिला था क्योंकि आचार संहिता लग गई। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके बीच में जो हमने वायदे किए थे, उन वायदों को हमने 40 से 45% पूरा करने का काम हमारी राजस्थान की सरकार ने किया है। हमने आपसे वायदा किया था कि किसान सम्मान निधि के 6,000 रुपए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देते हैं। हम उसे किसान सम्मान निधि हमारी राजस्थान सरकार भी बढ़ाएगी। हमने पहली किस्त में 2,000 रुपए बढ़ा करके किसानों को 8,000 रुपए सम्मान निधि देने का काम हमारी सरकार ने किया है। कि आपसे मैं यही कहना चाहता हूं कि 25 की 25 सीट 5 लाख वोटों से ऊपर से जीते और हम एक ऐसे कमल के फूल, खिलते हुए कमल के 25 फूल मोदी जी को जाकर के दें, ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। और आज आपको पता है राजस्थान दिवस है। इस राजस्थान दिवस की आप सभी को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। अभी समय है एक ब्रेक का। हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। वरिष्ठ आप नेता और मंत्री अतिशी और सौरभ भारद्वाज ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए मंत्री सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली शराब नीति मामले में सरकारी गवाह बने राघव मगुंता रेड्डी के पिता को लोकसभा उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतारने के भाजपा सहयोगी दल टीडीपी के कदम पर सवाल उठाए हैं। परसों अरविंद केजरीवाल जी ने राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर कोर्ट से कहा कि बेसिकली उनके खिलाफ 4 ऐसी गवाही हैं, 4 लोगों की ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जिनके ऊपर भरोसा करके ईडी ने उनको गिरफ्तार किया है। और कोर्ट से उन्होंने पूछा क्या इस तरीके की 4 स्टेटमेंट्स पर्याप्त हैं कि आप एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार कर लें। और उन्होंने 4 स्टेटमेंट्स के बारे में पूरी तरह से विस्तार से कोर्ट में बताया। एक स्टेटमेंट शरत रेड्डी के विषय में है और शरत रेड्डी की पिता की जो कंपनी है औरोबिंदो फार्मा और उनकी सब्सिडियरी ने किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग में गिरफ्तार होने के बाद 55 करोड़ रुपए दिए, ये हमने आपको बताया। आज हम शरत रेड्डी के बाद 2 और गवाहों के विषय में आपको बताएंगे और बताएंगे कि उनकी गवाही किस तरीके से
ईडी ने ली है और किस तरीके से ये पूरा का पूरा केस, मैं बात कर रहा हूं मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी एमएसआर के विषय में और उनके बेटे राघव मुगुंटा के विषय में। तो मुख्यमंत्री जी ने कोर्ट में बताया था, एमएसआर ने अपने ऑफिस से, मुख्यमंत्री जी के ऑफिस से अपॉइंटमेंट मांगी कि मैं एक मुख्यमंत्री से एक सांसद के तौर पे मिलना चाहता हूं। 10 दिन बाद उनको अपॉइंटमेंट मिली। 16 मार्च 2021 को 4:30 बजे मुख्यमंत्री कार्यालय में ये थोड़ी सी देर के लिए मुख्यमंत्री जी से मिले। मुख्यमंत्री जी को इन्होंने कहा कि मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, मेरी फैमिली एक ट्रस्ट चलाती है, मुझे उस ट्रस्ट के लिए जमीन चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने कहा जमीन एलजी के अधीन आती है, लिहाजा आप मुझे रिक्वेस्ट लेटर दे दीजिए, मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। सिर्फ इतनी सी बात हुई है, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर से, और वो भी ऑफिशियल मीटिंग हुई है, बाकायदा अपॉइंटमेंट लेके हुई है। इसके बाद ये मामला दर्ज किया जाता है और 16 सितंबर 2022 को इनके यहाँ छापा पड़ता है, इनके ठिकानों पे छापा पड़ता है। जब छापा पड़ता है तो इनसे स्टेटमेंट ली जाती है और ये वही बात कहते हैं जो मुख्यमंत्री जी ने कोर्ट में कही कि मैं अपने फैमिली ट्रस्ट के सिलसिले में, उसके जमीन के सिलसिले में अरविंद केजरीवाल जी से मिला। उन्होंने कहा कि एलजी को लेटर वो फॉरवर्ड कर देंगे, बस इतनी ही बात है। ये उनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट है जो ईडी ने दर्ज की हुई है। ये स्टेटमेंट 16 सितंबर 2022 की है। इसके बाद इनके बेटे राघव मुकुंटा को 10 फरवरी 2023 को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जाहिर सी बात है, ये चौथी बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, लिकर के बड़े कारोबारी हैं साउथ के, और काफी जनरेशन से इनका वहां पे बड़ा कारोबार रहा है। कहा जा सकता है कि करोड़पति अरबपति आदमी है। 4 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक अरबपति आदमी के एक बेटे को जेल भेज दिया जाता है। 10 फरवरी 2023 को 5 महीने तक उसको जेल में सड़ाया जाता है और फिर ये बाप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टूट जाते हैं और 5 महीने बाद 16 जुलाई 2023 को ये अपना स्टेटमेंट बदल लेते हैं और पहली बार अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ स्टेटमेंट देते हैं। जब ये 16 जुलाई को स्टेटमेंट अरविंद जी के खिलाफ देते हैं तो 18 जुलाई को इनके बेटे की बेल हो जाती है, वो छूट जाता है और फिर वो 3 अक्टूबर 2023 को वो सरकारी गवाह बनके अपना माफीनामा ले लेता है। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि इन महीनों के दौरान मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी की 3 स्टेटमेंट्स ली गई, जिसमें से 2 स्टेटमेंट्स में उन्होंने अरविंद जी के विषय में कोई ऐसी बात नहीं कही जिससे अपराध के विषय में कोई भी जानकारी होती हो या उसकी तरफ इशारा भी होता हो। तीसरी स्टेटमेंट उनके खिलाफ उन्होंने दी। उनके बेटे राघव की 7 स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हुई हैं, 7। उसी एजेंसी ने 7 बार उनकी गवाही ली। 6 स्टेटमेंट्स में वो कोई ऐसी बात नहीं कहता, वो वही बात रिपीट करता है जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मेरे पिता जमीन के काम से अरविंद केजरीवाल से मिले। मगर जब 7वीं स्टेटमेंट में वो अरविंद केजरीवाल को इंडाइट करता है तो उनकी बेल हो जाती है और उनको सरकारी गवाह बना लिया जाता है। हमने आपको शरद रेड्डी के विषय में बताया था कि शरद रेड्डी का भारतीय जनता पार्टी से क्या रिश्ता है। शरद रेड्डी मनी लॉन्ड्रिंग में गिरफ्तार होने के बाद 55 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड से देते हैं। सबके मन में सवाल था कि भाई 4 में से 1 गवाह का तो अरविंद केजरीवाल जी ने बता दिया, बाकी गवाहों का कौन बताएगा। तो आज हम मुगुंटा रेड्डी और उनके बेटे राघव मुगुंटा रेड्डी के बारे में आपको बता रहे हैं। कल एनडीए, उसके घटक दल टीडीपी ने उनको अपना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाने के लिए उम्मीदवार बना लिया है। यानी कि पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी अब अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ जो मुख्य गवाह है उनके परिवार के लिए वोट मांगेंगे। हमारा सवाल है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। आज कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश और कांग्रेस मीडिया विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा की मौजूदगी में डॉक्टर तेजस्विनी गौड़ा ने कांग्रेस में वापसी की। इस दौरान जयराम रमेश ने कर्नाटक की राजनीति में सक्रिय नेता डॉक्टर तेजस्विनी गौड़ा का कांग्रेस पार्टी में स्वागत किया और विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले चुनाव में तेजस्विनी सक्रिय रहेंगी। उन्होंने कहा कि यह खुशी की बात है कि वह कांग्रेस में वापस लौट आई हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी में शामिल होने पर डॉक्टर तेजस्विनी ने पार्टी के सभी सदस्यों का धन्यवाद किया और कहा कि अब समय आ गया है पूरी ईमानदारी से पार्टी के लिए काम करने का और पार्टी को मजबूत करने का। नमस्कार दोस्तों,
आज कर्नाटक के एक जाने माने राजनीतिक नेता जो सांसद रह चुकी हैं और विधायक भी रह चुकी हैं, डॉक्टर तेजस्विनी गौड़ा, वो वापस कांग्रेस पार्टी में लौट आ रही हैं। एक तरह से देखा जाए ये उनके लिए घर वापसी है, तो हम उनका स्वागत करते हैं और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले चुनाव में जो प्रचार अभियान होगा हमारा कर्नाटक में, तेजस्विनी गौड़ा जी उसमें बहुत सक्रिय होंगी। जब वो सांसद थी, कांग्रेस पार्टी की सांसद थी 2004 और 2009 के बीच में, वो एक बहुत इफेक्टिव सांसद हुआ करती थी और कई मुद्दों पर उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई थी। और हमें बहुत खुशी है कि वो वापस कांग्रेस पार्टी में, जो उनका असली घर है, वहाँ वापस लौट आई हैं। जो हमारी सांसद बीजेपी में थी, 9.5 साल बीजेपी में थी, वो आज वापस कांग्रेस पार्टी लौट आई है। हम उनका स्वागत करते हैं और पूरा विश्वास करते हैं कि वो सक्रिय होंगी और हमारे चुनाव प्रचार में और हमारे संगठनात्मक कार्यक्रमों में वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो वेलकम तेजस्विनी। Karnataka always played a very vital and historical role in the life of Congress, and Congress played very vital role in Karnataka's politics. You are all aware of it. I'm very happy to speak before you because that is my home. I'm from media. My sincere thanks to Honorable former Congress President, who was always my inspiration. Srimati Sonia ji was also UPA chairperson. And also Shri Rahul Gandhi ji, nobody knows like what I know him. He always encouraged us. He is the man who introduced the internal democracy in true sense to the democratic system, organizational, internal democracy. I have seen him as my colleague, as my brother, as my leader. And Priyanka ji always encouraged the woman. Even you can see in UP what happened, how winning, losing is in the hands of the people. Congress party always trusted the people of India. That's why in the hard time, in the best time, this is the party which is going to cherish. And with all my confidence, I'll tell you, in 2004, I entered the Congress. It was Atal Bihari Vajpayee ji who was leading. Nobody believed at that point of time. उस टाइम का मुद्दा क्या था? सोनिया जी का फॉरेन origin मुद्दा. That type of tough time in Congress, never it will see. That was the toughest time. But people of India blessed the Congress party, defeating whatever at that point of time, the beliefs, and UPA came to power. That is the history, 20 years back I am telling. Now, for me, few things are very important. Now, the tallest leader, the legendary statesman from Karnataka, Shri Mallikarjuna Kharge ji, is heading Congress party. It is an honor to Karnataka and for me particularly personally. And K.C. Venugopal ji is again from the south state. They were all working very hard to strengthen the party. And Surjewala ji, of course, Jairam Ramesh ji is like always my inspiration and our strength when we were MPs, young MPs. They used to mold us like, no words to thank him. So once again, I sincerely thank our Congress leadership for my induction. It is my homecoming. And as an ordinary journalist, ordinary political scientist, I will continue to work for the RT, whatever energy left in me. Thank you so much, sir. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।